बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी आरिफ साहब जो दासना के सेक्रेटरी हैं, मोहतरम जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी MIM उत्तर प्रदेश, महताब चौहान साहब जो मगरबी यूपी के सदर हैं MIM पार्टी के, जनाब महताब अली साहब ज़िला सदर गाज़ियाबाद, हाजी फ़हीम साहब ज़िला सदर हापुर MIM, मुजफ्फर सेक्रेटरी यूपी, रियाजुद्दीन सैफी साहब सेक्रेटरी मगरबी यूपी, मोहम्मद शाहिद सैफी साहब सेक्रेटरी मगरबी यूपी, और मेरे छोटे भाई जनाब पंडित मोहन गामा साहब जो महानगर सदर गाज़ियाबाद हैं, जनाब आसिफ वक़ार साहब जो MIM पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, शोएब राव साहब, वारिस सिद्दीकी साहब, मोहम्मद फैसल साहब, मोहम्मद इमरान क़ासमी ज़िला सदर मुजफ्फरनगर, दिलशाद कुरैशी साहब जो बुलंदशहर से हैं, नईम मेवाती साहब, रईस अहमद सैफी साहब, नज़ाकत अली, शकील अब्बास साहब। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 11 तारीख के दिन आप तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन उम्मीदवारों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। नगर पंचायत में हज्जन हंसार जो आरिफ अली साहब की वाइफ हैं, जो डासना से चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद साबिर मवाना से, मोहम्मद मोनू साहब कोटोल से, और मेयर के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अनस साहब मीरठ के, शहबाज मलिक गाज़ियाबाद से मीरठ के उम्मीदवार हैं, गुफरान नूर साहब अलीगढ़ से मेयर के MIM के उम्मीदवार हैं, सरताज अलवी साहब बरेली के उम्मीदवार हैं MIM पार्टी के। नगर पालिका में वकीला मुस्लिम कोनी से, दिलशाद पहलवान सिकंदराबाद से, रज़िया बी बहड़ी से, मुबीन उर्फ कल्लू कुरैशी सियाना से, मोहम्मद मुशीर सिकंदराव से, महबूब सखफलिनी कमकरला से। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप MIM पार्टी के उम्मीदवारों को जो मेयर के हैं, नगर पालिका के उम्मीदवार हैं, नगर पंचायत के हैं, चेयरमैन के, उन सबको अपना वोट देकर कामयाब करें। और गामा साहब ने ये भी कहा कि जो हमारे 13 वार्ड के मेंबर्स हैं, नसरीन अंसारी साहिबा वार्ड नंबर 34 के, अंसार बानो साहिबा वार्ड नंबर 90 से, फिरासत चौधरी वार्ड नंबर 64 से, प्रिंस कुमार वार्ड नंबर 28 से, अकरम अलवी वार्ड नंबर 37 से, इस्लामती वार्ड नंबर 63 से, सलीम इदरीसी वार्ड नंबर 66 से, शहनाज मलिक वार्ड नंबर 44 से, एडवोकेट गुलिस्ता वार्ड नंबर 17 से जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, दिलशाद अब्बासी साहब वार्ड नंबर 92 से पार्षद के उम्मीदवार हैं, साकिर अब्बासी साहब वार्ड नंबर 73 से हैं, और फरियाद साहब जो वार्ड नंबर 48 से परिषद के उम्मीदवार हैं। वहीं पर यहाँ से जो हमारे तमाम जिम्मेदारान हैं, हमारे दासना से मुजफ्फर अली साहब वार्ड नंबर 1 से, प्यार मोहम्मद वार्ड नंबर 5 से, फ़खरुद्दीन अब्बासी साहब वार्ड नंबर 14 से। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इनके हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मैं शुरुआत में अपनी तरफ से मुरादाबाद देहात में कोरबा में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 10 लोगों का इंतकाल हुआ, 5 लोग शदीद ज़ख्मी हैं।
मैं इन तमाम मरने वालों के लिए अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत करता हूँ और जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपके दरमियान में दोबारा आया हूँ। जब असेंबली और विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी मैं आया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आपसे ये कहा था कि आप अपना वोट हाजी आरिफ के हक़ में इस्तेमाल करिए, समाजवादी को वोट मत दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी की कामयाबी को इस विधानसभा से और उत्तर प्रदेश में रोक सके। मगर आप लोगों ने फैसला लिया, मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूं, उसका एहतराम करता हूं, मगर वही इज्जत और एहतराम के साथ आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूं कि आपने तो समाजवादी पार्टी को झोली भर भर कर वोट दिया, मगर यहां से बीजेपी का विधायक कामयाब हो गया। तो मेरी आपसे बड़ी इज्जत और एहतराम से आपसे अपील है कि दोबारा आप इस तरह की गलती मत करिए। हाजी आरिफ आपके दरमियान में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और कल भी आपके खिलाफ अगर कोई नाइंसाफ़ी करेगा तो हाजी आरिफ सबसे पहले सीना तान कर आपके हक के लिए लड़ेगा। तो 11 तारीख के दिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर आप अपने के वोट का इस्तेमाल करिए, अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ पर सबकी कोशिश एक ही है कि हाजी आरिफ की कामयाबी को रोका जाए, मजलिस की कामयाबी को रोका जाए और बीजेपी को यहाँ से कामयाब किया जाए। जो लोग विधानसभा में के चुनाव में आपका वोट तो हासिल किए मगर बीजेपी को नहीं रोक सके, तो मेरी आप तमाम से फिर से ये गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप अपने वोट का नुकसान मत करिए। लोग आएंगे आपसे मुख्तलिफ बातें करेंगे, झूठ को बयान करेंगे, आपको वरगलाएंगे और आपसे कहेंगे कि हाजी आरिफ ये मजलिस ये। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि विधानसभा के चुनाव में आपने तो समाजवादी को वोट दिया, हाजी आरिफ को मजलिस का आपने साथ नहीं दिया, यह आपका फैसला है। मगर इस बार आप देख रहे हैं कि वही लोग दोबारा खड़े होकर वही दोबारा झूठ को बयान कर रहे हैं कि हम बीजेपी को रोक सकेंगे। याद रखिए मेरी इस बात को, अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, बीजेपी सत्ता में आई। अखिलेश यादव 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे, यहां से बीजेपी के बहुत बड़ी तादाद में सांसद मुंतखब हुए, जो दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसान किया। 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, फिर आपके और हमारे दरमियान में आकर यह कहा गया कि नहीं नहीं बीजेपी को हम हराएंगे, हमारा साथ दो। मैं पुकारता रहा, मैं आपसे अपील करता रहा कि आप नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। मैं आपसे उस वक्त भी कहा कि कम से कम आप अपने वोट से अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाइए, अपने नेता को बनाइए जो जाकर नाइंसाफियों के खिलाफ आपकी आवाज बन सके, जो जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज बन सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इन तमाम बातों पर आप आराम से गौर फरमाइए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव में ना तो काबिलियत है अपने पिता की तरह, ना अखिलेश यादव में जज्बा है सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का, मगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में बार बार वो यही कहते रहेंगे कि आप हमारा साथ दो, मुस्लिम समाज हमारा साथ दो, दलित समाज हमारा साथ दो, तो हम कामयाब हो जाएंगे। आपने वोट दिया तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और दासना से बीजेपी को नहीं हरा सकती। अगर दासना से आज अगर कोई योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी के दांत को खट्टा कर सकता है तो उसका नाम हाजी आरिफ है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छा फैसला लेकर
हाजी आरिफ को और एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए। आज अखिलेश यादव का मामला आप देख रहे हैं कि मुझे अभी बताया गया कि मीरठ को गए थे और मीरठ में कहां पर कैंपेन करते हैं, जो पूरा का पूरा उस वार्ड में जाते हैं जो अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम बाहुल इलाका है। अखिलेश यादव से वहीं पर कैंपेन करने के लिए जाते हैं और जब वहां पर गए तो अखिलेश यादव के मुंह के सामने खड़े होकर मीरठ के उन गयूर लोगों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर उनके मुंह पर कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद। तो अखिलेश यादव गुस्से से लाल पीले होकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। तो अखिलेश यादव को मालूम हो गया कि वो जो झूठ बोल रहे थे मजलिस पार्टी के ताल्लुक से, उत्तर प्रदेश की जनता, मगरबी यूपी की जनता, मीरठ की जनता और मुझे मालूम कि दासना की जनता भी उनके झूठ को उनके मुंह पर तमाचे के तौर पर मारेगी और सच्चाई को कामयाब करेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं दासना की सरजमीन से मीरठ की जनता से भी अपील करूंगा कि आप मजलिस के मेयर के उम्मीदवार को और पार्षद के तमाम उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। मैं मीरठ की आवाम को बता रहा हूं कि आप हरगिज इस बात का ताज्जुब मत करिए कि अगर आप अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करेंगे तो मीरठ से मजलिस का मेयर बनेगा और हम एक तारीख को रकम करेंगे। वहां पर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, इनमें अब दमखम नहीं रहा बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। आज अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए कभी हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ बगल में बैठ जाते हैं, तो कभी बंगाल में ममता बनर्जी के पैरों के पास बैठ जाते हैं, तो कभी नीतीश कुमार के सामने अपना सर झुका देते हैं। अरे याद रखो, 2024 में अगर बीजेपी को हराना है तो तुमको बीजेपी को उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर हराना पड़ेगा। अगर अपोजिशन के लीडर मिल जाएंगे इससे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा उस वक्त होगा जब यूपी की जनता को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि बीजेपी आपको नौकरी देने में नाकाम साबित हुई है, बीजेपी नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बनाकर रखती है। जब हम यूपी की और भारत की जनता को यह बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जरूर बन गए मगर महंगाई को रोक नहीं सके, आज गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आज जनता के पास पैसे नहीं है अगर उनके बच्चों को स्कूल में तालीम दिलाने के लिए, आज गरीब इतना परेशान है करके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको कर्जे लेकर अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों का इलाज करना पड़ता है। ये सब के सब जिम्मेदार बीजेपी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला रहा है। आज अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए कि आपने उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया, तो बोलेंगे मैंने बुलडोजर मासूम लोगों के घर पर चढ़ा दिए। उनसे आप पूछिए कि तुमने कौन सा विकास किया, तो बोलेंगे मैंने माफिया को खत्म कर दिया। अरे माफिया को कहां खत्म हो रहा है? अरे ये तो बताओ कि आपके बीजेपी में कितने ऐसे माफिया नेता बैठे हैं, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनको आप अपनी सत्ता में रहकर अपनी छत्र छाया में उनकी हिफाजत कर रहे हैं और जो कोर्ट से मुल्जिम करार दिया जाता, जिसके हाथ में जंजीरें होती है, तो पुलिस की मौजूदगी में उनको लोग आकर उनके सर पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या करके चली जाती हैं और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैंने माफिया को मार दिया। मुख्यमंत्री आपकी पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में 2 प्रिजनर्स हैं और उनको आकर सर पर गोलियां मारकर, और मारने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे, मारकर हथियार फेंककर पुकारते हैं सरेंडर सरेंडर और जेएसआर का नारा। मैं उन पुलिस वालों से मेरा एक सवाल है, अगर वो जेएसआर का नारा नहीं लगाते और तकबीर बोलते तो निकाल कर उनको वहीं बूंद देते थे। ये कौन सा आपका इंसाफ है, बताओ आप? और मुख्यमंत्री बोलते गोली का जवाब गोली से देंगे, तो वहां पर क्या हो रहा था? गोली का जवाब जबान से भी नहीं दे पा रहे थे।
आपकी कस्टडी में किसी की हत्या हो जाती है, छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, उन मुल्जिमिन का नाम अतीक और अशरफ था, मगर आपकी कस्टडी में थे, आपने उनको नहीं बचा पाए और आप बड़े बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे हैं हम ऐसा कर देंगे। अरे तुम्हारी कस्टडी में जो प्रिजनर है तुम उसको नहीं बचा पाए। और मैं कह रहा हूं कि एनकाउंटर चाहे किसी समुदाय का हो, उसका नाम कुछ भी हो, एनकाउंटर से लोकतंत्र कमजोर होता है, एनकाउंटर से लोगों का विश्वास लोकतंत्र में, जमहूरियत में कम होता है, एनकाउंटर से कोर्ट जो कानून और इंसाफ के ऊपर अगर कोई इंसाफ करना है तो कोर्ट का काम है, जनता का एतमाद कोर्ट से कम हो जाएगा, जनता का एतमाद पुलिस से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई सत्ता में बैठ कर ये तय करेगा कि कोर्ट फैसला नहीं देगा, मैं गोली से इंसाफ करूंगा, तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो गोली से नहीं, कोर्ट से इंसाफ करना चाहिए। आखिर वो कौन लोग हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि जिन लोगों ने इलाहाबाद की सरजमीन पर उन दोनों को गोली मारी, आखिर वो कौन लोग हैं कि उनके एक जो जिसने गोली मारी उसके घर पर झोपड़ी में रहती है उसकी मां, आखिर कैसे उसके पास 8-8 लाख के 2 वेपन आए, 16 लाख के? क्या इनको पैसा पाकिस्तान से आया? योगी आदित्यनाथ बताओ हमको, क्या आईएसआई ने उनको पैसा दिया था? क्या ये लश्कर तैयबा के एजेंट थे या नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद थी ये? या तो हाफिज सईद की नाजायज औलाद या फिर गोडसे की नाजायज औलाद हो सकती है ये। मुख्यमंत्री बोलते नहीं है कि कौन है, कौन उनके पीछे है, कि कौन उनको वो 8-8 लाख की एक रिवॉल्वर दिया, सेमी ऑटोमेटिक, कहां से हथियार इनको आए, कोई सब भूल गए। मीडिया वाले 3 दिन 4 दिन तक खूब चलाए, उसके बाद बाबा के राज में जो हो रहा वो खामोश बैठ गए, बोले महाराज का मामला है। अरे ये तो दिखाते कि भाई कहां से वो रिवॉल्वर आई, 8-8 लाख के 2-2 वेपन, 16 लाख की वेपन। अच्छा आप ये बात समझो, हम यहां पर दासना को क्यों आए? एक तो हाजी आरिफ, हम उनको बहुत मोहब्बत करते, बहुत चाहते उनको। दूसरा हमारा आने का मकसद यह है कि हम पर जो लोग गाड़ी पर हमारे पर गोलियां चलाए थे वो भी हमारे पीछे चल रहे थे, यहां पर यहीं पर टोल गेट पर गोली चलाए। तो हम सोचे कि अगर नहीं जाएंगे तो वो नाथूराम गोडसे की औलाद, वो दोनों को लगेगा कि डर के नहीं आया हो ऐसे। तो हम बोले आते हैं आरिफ साहब, आप फिक्र मत करिए, जरूर आते हैं, इसीलिए हम आए हैं और आते रहेंगे। हम इन नाजायज नाथूराम गोडसे के औलाद को कहना चाहेंगे कि गोलियों से हम डरने वाले नहीं हैं, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। जो वक्त मेरी मां ने मुझे पैदा किया वो वक्त अल्लाह ने तय किया। जिस वक्त इस दुनिया से हमारी आंख बंद होगी वो वक्त भी अल्लाह तय करेगा। और अगर अल्लाह हमारी जिंदगी में शहादत लिखा है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हम मौत अगर जिंदगी में आ जाए और शहीद बन के जाएंगे तो इससे बढ़ के इनाम इस गुनाहगार को क्या मिल सकता है? मगर तुम्हारी गोलियां, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जुल्म हमारी आवाज को दबा नहीं सकेगा। हम जालिम को जालिम बोलेंगे और तुम्हारी गोलियों का जवाब हम सीना तान कर मुकाबला करेंगे, मगर अपने सरों को नहीं झुकाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे यही इल्तिजा और गुजारिश है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि अगर हाजी आरिफ चेयरमैन होगा, हमारी बहन चेयरमैन बनेगी इंशाअल्लाह, तो आप बिला झिझक इनको चेयरमैन के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि अपने भाई के तौर पर, अपना रहबर के तौर पर, एक मदद करने वाले के तौर पर आप देखेंगे। वो गलती मत करिए जो आपने विधानसभा के चुनाव में की थी और आपने समझा कि अखिलेश भैया भाजपा को हराएंगे। अखिलेश भैया नहीं कर सकते। वो बेचारे
गम के पैंडल साइकिल पर मार रहे हैं, गम के पैंडल साइकिल पर मार रहे हैं। उस साइकिल के टायरों में एक नहीं 3-3 पंक्चर हाजी आरिफ कर चुके हैं। तो आपसे अपील है कि पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाजी आरिफ साहब ने जिक्र किया कि उन्होंने कई डेवलपमेंट के, तरक्की के, विकास के काम करवाए। आप ये देखते हैं कि उन्होंने अभी कहा कि क्लीनलीनेस में, स्वच्छता में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहला नंबर दासना को मिला है। अब बताओ योगी आदित्यनाथ इसका भी जिक्र कर देते, ये भी बोल देते, मगर अल्फाज में कंजूसी है। मुख्यमंत्री की जबान से हाजी तो छोड़ो, आरिफ भी नहीं निकलेगा। दासना तो निकलना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि देखो दासना ने वो काम किया, मगर नहीं बोल सकते। फिर आप अभी हाजी आरिफ ने बताया कि यहां पर महिलाओं के लिए उन्होंने ई रिक्शा की फ्री सर्विस को रखा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इनसे और खैर का काम ले। फिर आपने ये भी बताया कि पुल बनाया, मखदूम साहब का पुल बनाया, लाइब्रेरी की तामीर हो गई, 204 फ्लैट मुस्तहक गरीबों को दिए गए हैं और 1000 मकान तैयार मुकम्मल हो चुके हैं। ये तमाम काम हाजी आरिफ की मेहनत और जुस्तजू की वजह से यहां पर हुए हैं, क्योंकि आपने उनको वोट देकर कामयाब किया था। अब आइंदा 5 साल के लिए और भी बहुत से विकास के, डेवलपमेंट के काम करना बाकी है। मेरी आपसे एक दर्दमंदाना अपील है कि आप अपना एक एक वोट यहां पर मंजलिस के उम्मीदवार हमारी बहन को, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। रहा सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप धर्मगुरु भी हैं, आप योगी भी हैं और आप एक नेता भी हैं। क्या आपको ये जेब देता था कि असेंबली में खड़े होकर आप बोलते कि हम मिट्टी में मिला देंगे? देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव को बोलकर कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, अगर आप बोलते अखिलेश यादव तुम्हारी पार्टी को मिट्टी में मिला दूंगा तो हम भी बोलते आमीन। मगर किसी व्यक्ति को मिट्टी में नहीं मिला सकते आप, चाहे वो किसी समुदाय का हो। जो ऊंचे पद पर बैठता है उसकी जबान से इस तरह के अल्फाज निकलना, और ऊपर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके अतराफ के दोस्त और खास तौर से उनके जो समुदाय है, वो कहता है कि 2029 में बाबा दिल्ली जा रहे हैं। तो भाई ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, आप ख्वाब देखिए, मगर अगर आप ये देख रहे हैं कि दिल्ली जाऊंगा तो फिर इस तरह के अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी भर वो वीडियो लोग दिखाते रहेंगे कि वो शख्स है जिसने विधानसभा में खड़े होकर इस तरह की वाहियात बात की थी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो बड़ा बड़ा नरेंद्र मोदी आजकल बोलते हैं पसमानदा मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, हम भारत के प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या यह सच नहीं है कि हायर एजुकेशन में सबसे कम अगर कोई है तो मुसलमान है, सबसे कम मुसलमान है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस रोज बाजा बजाती पसमानदा मुसलमान, पसमानदा मुसलमान। अरे तुम बाजा बजा रहे तो कुछ तो करो। भारत सरकार का डेटा, आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है, भारत सरकार का डेटा बता रहा है कि पूरे देश में जो हायर एजुकेशन में यानी 12वीं 12th क्लास के बाद जो एनरोलमेंट होता है, किसका हुआ है? दलितों का 4%, आदिवासियों का 11%, ओबीसी का 4%, अपर कास्ट लोगों का 13% और मुसलमानों का 8% कम हुआ है पूरे भारत में। और उत्तर प्रदेश में कितना कम हुआ है? उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की आबादी 20% है और कितने मुसलमान समाज के
हायर एजुकेशन में पढ़ रहे 4.5%। पूरे भारत में अगर 1,80,000 मुसलमान का ड्रॉप आउट हुआ है हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में, तो उत्तर प्रदेश में 58,365 का ड्रॉप आउट हुआ। क्यों मोदी जी आप झूठ बोलते, पसमानदा मुसलमान को करो? अरे आप ही के राज में इतने बुरे दिन आ गए कि 58,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां हायर एजुकेशन से उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। सिर्फ 4% हायर एजुकेशन में। क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने फेलोशिप को खत्म कर दिया मौलाना आजाद की, क्योंकि एनकाउंटर के नाम पर डर फैला दिया जाता है, डराया जाता है तो लोग डरते हैं, नौकरी नहीं मिलती। जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलती। बल्कि पीएलएफएस का डेटा है कि अगर किसी का नाम मुसलमान है और किसी का नाम दलित है, आदिवासी है और पंडित है, तो सबको इंटरव्यू का कॉल आता है। किसको नहीं आता? मुसलमान को नहीं आता। ये सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और ये समाजवादी कांग्रेस के लोग वैसी भड़काऊ भाषण देता। अरे मेरा भड़काऊ भाषण नहीं होता है, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, डेटा की बुनियाद पर बयान कर रहा हूं। तुम सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते। एक तो भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बोलती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहां का सबका साथ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री एमपी हैं, उस प्रदेश में 58,365 मुसलमान हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट है। क्यों आपने स्कॉलरशिप नहीं देते? और बोले जाते और फिर अखिलेश यादव, बहुजन समाज, ये कांग्रेस, नहीं वो ऐसी वोट काटता है। अरे इसमें क्या है बताओ? तुम मुंह क्यों नहीं खोलते इसके बारे में? एनकाउंटर हुआ तो मुंह नहीं खोलते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने जमीन से अपने नेता को बनाना है। मैं दासना को आया, यूपी को आया, आता रहूंगा। आप जो फैसला लो मैं तो आता रहूंगा। अगर आप इसको कहेंगे कि ये एक तरफा मोहब्बत है तो यकीनन एक तरफा मोहब्बत है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत बनाइए। याद रखो, आसमानों से कोई उतर कर आने वाला नहीं है, जमीन से आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप को नेता बनाने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज, आपकी वोट की ताकत और अहमियत बने। आप बताओ कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब तो महिलाओं को लेडी डॉन मीडिया लिखती है। महिलाओं को दिखाकर मीडिया दिखाता है लेडी डॉन। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब एक 12 साल के बच्चे को बताया कि कहा जाएगा ये बच्चा डॉन, महिला डॉन, बच्चा डॉन। अब वो दिन भी दूर नहीं है कि अगर किसी का बच्चा अपनी मां के कोख से पैदा हुआ तो ये रोता हुआ बच्चा बड़ा होकर डॉन बनेगा। मीडिया को रोटी सेकना है। और भारत के प्रधानमंत्री तो माशाल्लाह उसमें तेल डालने का काम करते हैं। केरल में एक पिक्चर रिलीज हुई और उसके ऊपर प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाइयों बहनों पिक्चर देखो। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं आप या तो पिक्चर के प्रमोटर हैं आप? मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री की तरह कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। अखिलेश भी कोशिश कर रहे हैं मगर फ्लॉप हो रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता जो पूरा देश फिरे वो भी कोशिश किए मगर इनकी एक्टिंग के सामने सब फ्लॉप हो रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि दुनिया के जितने फिल्म स्टार हैं वो खुश होते हैं कि भाई वो इसको यहीं रखो, यहां आ गया तो हमारी दुकान बंद। आप भारत के प्रधानमंत्री रहकर बोलते हैं पिक्चर देखो। भारत के प्रधानमंत्री आप नहीं जानते क्या? मैं आपको हिस्ट्री तारीख बता रहा हूं। हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को खत्म किया था। 70 लाख यहूदियों को हिटलर ने खत्म किया था। कैसे खत्म किया था? इसने अपने दौर में कहा था कि यहूदियों के खिलाफ गाली गलौज करो, हेट स्पीच दो कि ये जर्मनी से मोहब्बत नहीं रखते, ये आर्यन रेस से नहीं है, ये जर्मनी के गद्दार हैं।
फिर हिटलर ने क्या किया, पिक्चर बनाना शुरू किया। 1940 में हिटलर ने पहली पिक्चर बनाई थी यहूदियों के खिलाफ। उसका जर्मन लैंग्वेज से अगर ट्रांसलेशन तर्जुमा करेंगे तो उसका पिक्चर का नाम था द इटर्नल जू। उसमें क्या दिखाया गया, ये यहूदी जर्मनी के गद्दार हैं, ये जर्मनी के अंदर घर के दुश्मन है। देश के प्रधानमंत्री, जर्मनी की तारीख आपके सामने है, जर्मनी की तारीख आपके सामने है, उसको आप नजर रखो। आप जिस देश को, ये बहुत बड़ा देश है, इस देश की खूबसूरती इसका कल्चर है, इसका मजहब है, इसकी जबानें हैं, वो पिक्चर को दिखा रहे। अरे पिक्चर बनाने वाला कितना कमजर्फ है। पहले कहा कि 32,000 महिला आईसीस में चले गई, जब कोर्ट में केस गया तो कहा कि सिर्फ तीन। अरे वो गई तो तुम क्या पिक्चर बनाकर पूरे बुरखापोश खवातीन को बदनाम करोगे? तुम क्या पूरे समुदाय को बदनाम करोगे? और भारत में जितने मुसलमानों के मजहबी तंजीमें हैं, उन सब ने आईसिस के खिलाफ फतवा दिया, कहा ये दहशतगर्द है, आतंकवादी है। तुम वो नहीं दिखाते। और किसी ने हमसे कहा कि उस पिक्चर में ओवैसी तुम्हारी तकरीर भी दिखाई गई। तो हम मानते हैं कि हमारी तकरीर को सुने बगैर हमारे दुश्मन का भी पेट में दर्द नहीं कम होता। इनको लगता है कि जब तक ओवैसी का भाषण नहीं सुनेंगे हम में मर्दानगी नहीं पैदा होगी। तो सुनो, सच्चाई पर मुमन्नी है, झूठ पर हम नहीं बोलते, लंबी लंबी नहीं छोड़ते। भाइयों बहनों 15 लाख आ जाएगा। भाइयों बहनों हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ये पिक्चर बना रहे हैं। अरे महंगाई पर पिक्चर बनाओ, किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, नहीं बनाएंगे। अरे पिक्चर बनाओ कि घर में गरीब के पास पैसे नहीं है, सेविंग्स खत्म हो रही है। भारत में 20% गरीब हुआ है। कितना? 50%। अगर एक गरीब 100 रुपये कमा रहा था, आज 50 रुपये कमा रहा है। और अगर कोई दौलतमंद 100 रुपये कमा रहा था, आज 140 रुपये कमा रहा है। ये नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विश्वास, ये गरीबों से मोहब्बत बीजेपी की है कि गरीब जो 100 रुपये कमा रहा था, आज 50 रुपये कमा रहा है। सबसे गरीब जो दौलतमंद 100 रुपये कमा रहा था, 140 रुपये कमा रहा है। तो भारत के गरीबों को फैसला करना है, भारत के मजलूमों को फैसला करना है। और 11 तारीख के दिन दासना की जनता को एक तारीखी फैसला लेते हुए आप तमाम से अपील कर रहे हैं कि आप हाजी आरिफ के हाथ को मजबूत करिए और आप इस वास्ते भी वोट दीजिए कि वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद को भी मालूम हो जाए। यहीं पर हम पर गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी, तो उनको भी जवाब दीजिए। हम आपसे क्या कह रहे हैं, गोली से नहीं बैलेट से जवाब दीजिए। और हम उनकी गोली का जवाब जबान से देंगे, उनकी हर गोली का जवाब अपनी भाषण से देंगे, संविधान से देंगे, तूफान खड़ा कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 11 तारीख के दिन सुबह निकलिए, एक होकर यहां से हाजी आरिफ को कामयाब करिए, बीजेपी को शिकस्त दीजिए, बीजेपी को हराइए। ये समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को कामयाब करवाना चाहती है, अपने इत्तेहाद को कमजोर मत होने दीजिए। हमारे दिलशाद हमारी इनकी भी खड़े हैं, गाजियाबाद से इनकी वाइफ मेयर की कैंडिडेट है, इनके भी हक में आप दुआ करिए और डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।